गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया था? बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्रिंसिपल आप लोग को बताया था कि मेनली ये किस पे बेस होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे बेस होता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है? मैंने बताया था जिस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमें लेना है, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को ले रहे हैं, वेक्टर डीएनए में इंसर्ट कर रहे हैं और इंसर्ट करने के बाद उसकी क्लोनिंग करके उसमें नंबर ऑफ क्या कर रहे हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर रहे हैं। देयर आफ्टर हम उस सेल में इंसर्ट कर रहे हैं जिसमें उसकी रिक्वायरमेंट है। तो दिस होल प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये पूरी की पूरी प्रोसेस किस में इन्वॉल्व हो रही है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों सेकंड में बात करूं तो नेक्स्ट मैंने टूल्स बताए थे बच्चों आपको। तो टूल्स में इनमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो जैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज मैंने आपको बताया जो कि कट करने के लिए रिक्वायरमेंट होता है। सेकंड मैंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बताया जिसमें सेपरेशन करते हैं। थर्ड मैंने आपको क्या बताया? थर्ड लाइगेज बताया जो उनको जोड़ने में हेल्प कर रहा है, जोड़ने में। उसके पहले मैंने वेक्टर बताया था कि वेक्टर में से भी उस जीन को सेपरेट करते हैं और सेपरेट करने के बाद उसको फॉरेन डीएनए के साथ क्या कर लेंगे? कंबाइन करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के आगे उसका वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ बताई थी। वेक्टर के बाद मैंने कॉम्पिटेंट सेल बताया था कि ऐसे कौन से टूल्स होते हैं जिससे सेल को कॉम्पिटेंट किया जाता है। उसमें मैंने डाइवैलेंट कैटाइन बताया था जिससे सेल में पोर्स हो जाते हैं, जिससे जीन अंदर चले जाते हैं। सेकंड मैंने आपको बताया था कौन सा? हीट शॉक बताया था। नेक्स्ट मैंने आपको फिजिकल मेथड में जीन गन और माइक्रो इंजेक्शन बताया था। तो ये हमारे टूल्स हो गए। अब हम एग्जैक्ट इसकी जो प्रोसेस है उस पर आते हैं बच्चों की मेनली कौन सी प्रोसेस हम इसमें यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को देखेंगे जिस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमें निकालना है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद हमें आगे क्या करना है? उसको वहाँ से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम्स को यूज करते हुए सेपरेट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी? आइडेंटिफाई द जीन ऑफ इंटरेस्ट। हालांकि ये चीज़ हम इसको भी हम बहुत सारी प्रोसेस के थ्रू करते हैं, बट स्टिल हमें पता है कि जैसे मैंने बीटी कॉटन में आपको ये बात बोली थी कि बीटी कॉटन में वो जीन जो कि क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर साइड पे जाके कट लगाता है। ठीक है, तो ये मुझे पता है कि बीटी कॉटन का ही जीन है, तो मैं बीटी कॉटन के डीएनए को आइसोलेट करूँगी। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरा जो प्रोसेस रहेगा आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आइसोलेशन ऑफ डीएनए को फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेट करूंगी। जैसे मैंने बीटी कॉटन बोला तो बैसिलस थ्रेंसिस, मेनली मैंने बैसिलस थ्रेंसिस का डीएनए बोला था, तो मैंने बैसिलस थ्रेंसिस के डीएनए को सेपरेट आउट करना है, बाहर निकालना है। उसके साथ साथ मुझे किसका करना है? इधर से वेक्टर डीएनए को बाहर निकालना है। दो चीज़ हमें साइमल्टेनियसली ध्यान रखनी है, क्योंकि वेक्टर डीएनए को यूज मैं क्यों कर रही हूँ? फॉर द क्लोनिंग करने के लिए मैं वेक्टर डीएनए को यूज कर रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जीन ऑफ द इंटरेस्ट, देयर आफ्टर आइसोलेशन ऑफ डीएनए, देन हमने क्या यूज करना है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो यहाँ पे हम बोलेंगे क्या? फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये बात बच्चों मैंने बता दी थी कि डीएनए के अंदर की तरफ कट लगाना है तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करेंगे, डीएनए के बाहर की तरफ कट लगाना है तो रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस यूज करेंगे। आफ्टर डेट हम क्या करते हैं? फॉर द क्लोनिंग हम होस्ट सेल को वेक्टर डीएनए को यूज करते हैं। वेक्टर डीएनए किसमें है? मेनली मैंने बताया था इकोलाई यानी बैक्टीरियल सेल को ही हम एज ए वेक्टर सेल नाम ले रहे हैं, और उसके अंदर वेक्टर डीएनए होता है, जैसे मैंने प्लाज्मिड आपको बताया था और बैक्टीरियोफेज बताया था। तो नेक्स्ट जो है हमारा मेनली हम यहाँ पे क्या बोलूँगी? क्लोनिंग बोल दो या एम्प्लीफिकेशन कह दो। ठीक है, दोनों ही चीज़ होगी। तो नेक्स्ट मैं स्टेप ले रही हूँ एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये बात मैं एक बार और समझाना चाहूँगी बच्चों। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें क्या बताया कि अभी तक जितनी भी एम्प्लीफिकेशन या क्लोनिंग करनी थी वो किस में करनी थी? वेक्टर डीएनए करनी थी। जैसे जैसे आगे वर्क करते चले गए वैसे वैसे क्या हुआ, उनमें बहुत ज़्यादा नई नई टेक्निक्स आ गई। तो यहाँ पे मैं एक टेक्निक आपको बताऊँगी फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो कि है पीसीआर।
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये होती है एक मशीनरी होती है, पूरी मशीन आती है जिसमें हम रिएक्शन करते हैं। इसमें मुझे ORI की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मैंने आपको ये बात बोली थी पीछे कि मैं वेक्टर DNA को यूज क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन की साइट चाहिए। क्योंकि जब तक ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन की साइट नहीं होगी तब तक क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होगा, हम उस जीन ऑफ इंटरेस्ट की क्वांटिटी को नहीं बढ़ा सकते। इसीलिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट थी, वेक्टर DNA की रिक्वायरमेंट थी। ये बात मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी थी, ठीक है। बट यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि ये एक ऐसी मशीन हमने डिस्कवर करी कि इसके थ्रू हमें ORI की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस टेक्निक को मैं आगे डिस्कस करती हूँ आपके साथ। नेक्स्ट हो जाएगा इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA इनटू द, सबसे पहले लाइगेशन। इसके बाद या तो मैं ये एम्प्लीफिकेशन वाला ले रही हूँ, इसमें मैं फिफ्थ नहीं बोलूँगी उसे, या फिर मैं क्या करूँगी, लाइगेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट विथ, किसके साथ करना है, वेक्टर DNA। वेक्टर DNA के साथ उसको लाइगेट करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो दो चीज़ करी, एम्प्लीफिकेशन करा और लाइगेशन किया। लाइगेशन करने के बाद मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट स्टेप में उसका इंसर्शन करूँगी रिकॉम्बिनेंट DNA का इनटू द होस्ट सेल। तो होस्ट सेल यहाँ पे बैक्टीरियल सेल होगी, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA। अब जो बनने वाला DNA था उसको मैंने क्या नाम दिया, रिकॉम्बिनेंट DNA इनटू द होस्ट सेल। किसमें इंसर्ट कर रही हूँ मैं उसे, होस्ट सेल में इंसर्ट कर रही हूँ। देयर आफ्टर उसमें क्लोनिंग होती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। कल्चरिंग ऑफ होस्ट सेल ऑन द सुटेबल मीडियम एट अ लार्ज स्केल। फिर उसका मुझे क्या करना है, कल्चरिंग करनी है ऑन अ सुटेबल मीडियम एट अ लार्ज स्केल, ठीक है। लार्ज स्केल पे जब हमने उसकी माना कल्चरिंग कर ली, उसकी क्वांटिटी को बढ़ा लिया, ये मैं भी पूरी प्रोसेस आपको समझाऊंगी। देन फिर मुझे क्या करना है, एक्सट्रैक्शन करना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ द जीन डिजायर जीन प्रोडक्ट। एंड लास्ट जो इसकी होती है वो कौन सी प्रोसेस होती है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। लास्ट जो होती है वो क्या है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो बच्चों मैं स्टार्टिंग से एक बार दोबारा इसका बता रही हूँ, फिर वन बाय वन लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, उस पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट का आइडेंटिफिकेशन करना, देन उसको आइसोलेट करना, देन उसका फ्रेगमेंटेशन करना। फ्रेगमेंटेशन करने के लिए मैंने बताया था आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लेते हैं, देन एम्प्लीफिकेशन के लिए PCR, देन लाइगेशन, फिर उसको इंसर्शन करना रिकॉम्बिनेंट DNA को होस्ट सेल, जो कि मैंने आपको इकोलाई बताई जिसमें अपनी प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। अब इसको मैं कल्चर करूँगी। मैं उस दिन भी बोल रही थी कि जब भी किसी बैक्टीरिया को मैं कल्चर करती हूँ तो मैं पेट्री प्लेट में करती हूँ मीडियम डाल के। पेट्री प्लेट के अलावा मैंने क्या बोला, लार्ज स्केल पे करना है। तो बहुत बड़े बड़े है ना बायो रिएक्टर्स होते हैं, उसमें उसको कल्चरिंग की जाती है। देन जब हमारे पास सुटेबल जीन ऑफ इंटरेस्ट की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो उसको हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर उसको मार्केट में रिलीज कर देते हैं। दैट इज क्या होगा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्या बोला, आइडेंटिफिकेशन करना। आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने आपको बताया था, हमें पता है बैसिलस तुरेंसिस जो होता है इसके अंदर वो बैक्टीरिया, इसके अंदर वो DNA प्रेजेंट है जो टॉक्सिन रिलीज कर रहा है। तो मेरा आइडेंटिफिकेशन किससे हो गया, बैसिलस तुरेंसिस से हो गया, जिसको मैंने स्प्रे करके पहले ही देख लिया कि ये उस इंसेक्ट को किल कर रहा है। नेक्स्ट मैं आती हूँ स्टेप, फर्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप सेकेंड जो था आइसोलेशन ऑफ DNA। अब मुझे पता चल गया कि मुझे इसमें से DNA को, किसमें से, बैसिलस तुरेंसिस में से DNA को अलग करना है। तो अलग करने के लिए मैं क्या करूँगी बच्चों, यदि सबसे पहले हमें क्या करना है, उसकी बाहर की जो वॉल होती है उसको डिस्ट्रॉय करना होता है। तो यदि वो बैक्टीरियल सेल होती है,
बैक्टीरियल सेल होती है तो उसमें बाहर की तरफ क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज को ब्रेक करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, सेलुलेज एंजाइम होना चाहिए। यदि वो क्या होती है, फंगस होती है, फंगाई होती है, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, काइटिन है उसके आउटर लेयर, तो काइटिनेज एंजाइम से मैं उसकी वॉल को क्या करूँगी, ब्रेक करूँगी। उसके अलावा बैक्टीरिया हो गया, प्लांट सेल की बात करती हूँ। बैक्टीरियल सेल जो होती है इससे हम सेलुलोज से नहीं कर रहे हैं बच्चों, ये हमें थोड़ा सा ध्यान होगा कि ये किससे बनी होती है। मैंने सेल वॉल इसकी बताई थी, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकेन बताई थी मैंने इसकी सेल वॉल, थोड़ा सा ध्यान होगा। तो इसको वॉल को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, लाइसोजाइम एंजाइम लेना पड़ेगा। और प्लांट सेल जो होती है वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। तो इसको हमें हटाने के लिए कौन सा एंजाइम लेना पड़ेगा, अभी मैंने बताया सेल्यूलेज एंजाइम लेना पड़ेगा। उसके अलावा अब इसमें कौन कौन से मेन मटेरियल होते हैं, प्रोटीन होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है। तो प्रोटीन को बिल्कुल हटाने के लिए कौन सा एंजाइम होगा, मैंने बताया भी है आपको, प्रोटीएज एंजाइम। आरएनए को हटाने के लिए क्या चाहिए हमें, आरएनएज एंजाइम। ये बात समझ में आई बच्चों। तो अब हमारे पास जो वो मिक्सचर आएगा, मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा बैसिलस थ्रेंसिस का कल्चर लेती हूँ, लेके उसे उसमें एक डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व करती हूँ। देयर आफ्टर उसमें मुझे पता है, क्योंकि अभी मैं बैक्टीरिया का ले रही हूँ, तो बैक्टीरिया की सेल को किल करने के लिए मुझे कौन सा, सेल की वॉल को किल करने के लिए मुझे कौन सा चाहिए, या डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन सा चाहिए, लाइसोजाइम एंजाइम चाहिए। तो मैं लाइसोजाइम एंजाइम ले लेती हूँ। देन मैं उसके अंदर क्या डालती हूँ, प्रोटीएज और आरएनएज डालती हूँ। तो उसके बाद उसमें क्या बच जाता है, उसके बाद उसमें डीएनए बच जाता है। उस डीएनए को हम आफ्टर सेवरल ट्रीटमेंट द प्यूरिफाइड डीएनए इज प्रेसिपिटेटेड बाय एडिंग चिल्ड इथेनॉल। जब मैंने क्या करा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें डिस्टिल वाटर डाला, डिस्टिल वाटर डालने के बाद उसमें लाइसोजाइम डाला। लाइसोजाइम के डालने के कारण उसकी जो वॉल थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। देयर आफ्टर मैंने उसमें प्रोटीएज और आरएनएज डाला। आरएनएज डालने के बाद उसका प्योरीफिकेशन किया, और सबसे लास्ट में मैंने उसमें क्या डाल दिया, चिल्ड इथेनॉल डाल दिया, जिससे हमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट डीएनए अलग मिल जाता है। उसको स्पैचुला से हम अलग निकाल लेते हैं। तो ये तो हो गया आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सेकेंड प्रोसेस बच्चों मैंने क्या बताई थी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तुम्हें ध्यान होगा, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया था कि ये जो मेरे पास डीएनए आया, इस डीएनए को अगेन अनदर टेस्ट ट्यूब में लिया, डिस्टिल वाटर के साथ उसके अंदर मैंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाले जहाँ पे मुझे कट लगाना था। ठीक है, उन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने वहाँ पे कट लगा दिया। कट लगाने के बाद हमने उसको पे कौन सी टेक्निक अप्लाई की थी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में बच्चों मैंने क्या बताया था तुम्हें कि हमने एक कॉलम लिया, उस कॉलम में उस पूरे के पूरे डीएनए सेगमेंट को डाल दिया। उसमें डीएनए के जो वो सेगमेंट थे पूरे, वो अकॉर्डिंग टू क्या कहेंगे, बेस पेयर रन करना स्टार्ट हो जाते हैं। जब वो बेस पेयर के अकॉर्डिंग पूरा रन करते हैं, तो रन करने से करने के बाद हम लास्ट में उसकी स्टेनिंग करते हैं इथीरियम ब्रोमाइड से। स्टेनिंग करने के बाद फिर उसे यूवी रेज में देखते हैं, और फिर जिस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमें लेना होता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। दिस प्रोसेस इज नॉन एज इल्यूशन। ये चीज़ हम किसके साथ करते हैं, ये चीज़ हम बैसिलस थ्रेंसिस बैक्टीरिया के डीएनए के साथ भी कर रहे हैं और वेक्टर डीएनए के साथ भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें दोनों से वर्क लेना है। तो दोनों को हमने अब सेपरेट आउट कर लिया, और सेपरेट आउट करने के बाद जो थर्ड प्रोसेस होती है उनको लाइगेट करना मेनली। इसके बाद हम लाइगेशन करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बाद। लाइगेशन में हम क्या करते हैं, वेक्टर डीएनए और कौन सा डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लस वेक्टर डीएनए दोनों को एक ही टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, और लाइगेज एंजाइम डाल देती हूँ मैं उसमें, और ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये प्रोसेस मैं शुरू से बच्चों आपको बता रही हूँ। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपना बना, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैं क्या कर रही हूँ, आगे से आगे, अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अब इसको फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरियल सेल को मैं कम्पिटेंट करूँगी, और कम्पिटेंट करने के बाद कम्पिटेंट का मैंने आपको बता दिया था कि क्या करना है। बैक्टीरियल सेल की बात कर रही हूँ बच्चों मैं अभी। बैक्टीरियल सेल कौन सी, मैं अभी ई कोलाई की बात कर रही हूँ, है ना। तो ई कोलाई को मैंने क्या करा, कम्पिटेंट करा, उसकी बहुत सारी टेक्निक मैंने आपको बताई थी। देयर आफ्टर ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, इसको मैंने उसमें इंसर्ट कर दिया। डैट इज़ जो मैंने नेक्स्ट प्रोसेस बताई थी आपको, कौन सी बताई थी मैंने,
कि इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। अभी मैंने बीच का एक स्टेप नहीं बताया, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ हमें पीसीआर टेक्निक लेनी है, वो मैं अभी बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ देखते हैं जो हमारी प्रोसेस वेक्टर डीएनए के साथ हो रही है। तो मैंने इसे वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ दिया, जोड़ने के बाद मैंने इसे किस में इंसर्ट कर दिया, होस्ट सेल में। अब उस होस्ट सेल की मुझे क्या करनी है, कल्चरिंग करनी है। कैसे करनी है कि जो मेरे पास ये बैक्टीरिया जिसके अंदर मैंने इंसर्ट किया, उस बैक्टीरिया को मैं क्या करूँगी कि ये जो पेट्री प्लेट होती है, इस पेट्री प्लेट में क्या भरा हुआ रहता है, मीडिया बोलते हैं जिसे हम, न्यूट्रिएंट मीडिया होता है। इसके ऊपर मैं ई कोलाई डालती हूँ, ये अपनी क्वांटिटी बढ़ा के पूरे में फैल जाता है ऐसे करके। फिर हम यहाँ से पिक करते हैं। फिर तो ये तो हो गया स्मॉल स्केल पे, क्योंकि पेट्री प्लेट हमारे पास बहुत छोटी होती है, तो छोटी होने के कारण कल्चरिंग होगी, पूरी पेट्री प्लेट भर जाएगी उस जीन ऑफ इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट को जिस होस्ट सेल में हमने डाला है उससे भर तो वो पूरी जाएगी। पर स्टिल उसके बाद भी क्या होगा कि ये जो होगा उसकी क्वांटिटी कम होगी। तो उसके अलावा जो मैं नेक्स्ट प्रोसेस पे आऊँगी वो होते हैं बायोरिएक्टर। उससे पहले बच्चों मैं बात करती हूँ एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट थ्रू पीसीआर टेक्निक। पीसीआर टेक्निक से मैं उसको कैसे बढ़ाऊँगी वो मैं आपको बताती हूँ। अब मुझे एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मुझे जब रेप्लिकेशन करना है तो मुझे क्या क्या चाहिए, टेम्पलेट डीएनए चाहिए, ये मुझे पता है, प्राइमर मुझे चाहिए और एंजाइम मुझे चाहिए, ये सब चीज़ हमें पता है। तो पीसीआर का फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब क्या होता है बच्चों, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या मतलब होता है इसका, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये हमें समझ में आ गया कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट बताना चाह रही हूँ कि अब इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या ये जो मशीन होती है इसमें हम कैसे वर्क करते हैं। इसमें वर्क करने के लिए हमें मेनली 3 चीज़ चाहिए होती है, टेम्पलेट डीएनए। अच्छा, वो टेम्पलेट डीएनए होना किसका चाहिए, जिस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमें क्या करना है, एम्पलीफाई करना है। तो यहाँ पे टेम्पलेट डीएनए ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, टेम्पलेट डीएनए ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमें अलग करना है। तो यहाँ पे मैं टेम्पलेट डीएनए ना बोल के उसे अभी मैं डीएनए ही बोल रही हूँ। मुझे वो डीएनए चाहिए जिसको डीएनए ऑफ क्या कहेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट के उस डीएनए को मैं ले लूँगी। लेने के बाद, और लेना उतना ही पोर्शन है जितने पोर्शन की एम्प्लीफिकेशन हमें करनी है, ये नहीं कि पूरा डीएनए लेना है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटिंग तो हम उसमें भी लगाएंगे, बट केवल वो छोटा सा पोर्शन यहाँ पे हम लेंगे जिस छोटे से पोर्शन की एम्प्लीफिकेशन करानी है। सेकंड मैं क्या लूँगी बच्चों, प्राइमर लूँगी। क्या होते हैं प्राइमर, ये होती है 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स की 8 to 10 बेस पेयर या न्यूक्लियोटाइड्स की चेन होती है जो क्या होती है, ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होते हैं उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होती हैं इसमें। एंड थर्ड एंड फाइनल मुझे क्या लेना है यहाँ पे, डीएनए पॉलीमरेज। ये आपको पता है, मैंने आपको बताया था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो कि रेप्लिकेशन में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ले रही हूँ। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन कर रहा है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या कर रहा है, एम्प्लीफिकेशन कर रहा है। तो वो कैसे कर रहा है वो भी मैं बताती हूँ। यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज ले रही हूँ बच्चों, उसे मैं नाम देती हूँ टैग पॉलीमरेज। ये एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया से मैं अलग करती हूँ टैग पॉलीमरेज एंजाइम थर्मस एक्वेटिकम, मैं जिसको नाम देती हूँ, जो कि हाई टेम्परेचर पे वर्क करता है। हाई टेम्परेचर पे वर्क करने वाले बैक्टीरिया से मैं इस टैग पॉलीमरेज को सेपरेट आउट करती हूँ, इस एंजाइम को, क्योंकि ये है जो हाई टेम्परेचर पे वर्क कर पाएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि मुझे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लेना है, और वो एंजाइम मैं कौन सा ले रही हूँ, टैग पॉलीमरेज एंजाइम ले रही हूँ। अब ये जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम होता है ये हाई टेम्परेचर पे वर्क करता है, तो वो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्यों ये बात बोल रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हें इसकी रिक्वायरमेंट पता चल गई कि डीएनए ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट लेना है, प्राइमर्स लेने हैं, डीएनए पॉलीमरेज लेना। अब मुझे सेकंड क्या करना है बच्चों, कि वो जो मैंने बोला था कि उस मशीन के अंदर हम इन सबको डाल देते हैं। डालने के बाद अब उसमें होता क्या है, उसमें 3 मेन प्रोसेस होती हैं। एक तो होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन के लिए टेम्परेचर जो होता है वो हाई करना होता है, लगभग 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है।
तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए बेटा हमारे पास होता है, ये हमें पता है। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए जैसे ही मैंने वहाँ पे टेम्परेचर 94 किया, ये डीनेचर हुआ और ये किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। ये जो डीएनए होता है 3' to 5' एंड होता है, और मैंने ये तुम्हें हमेशा से बताया है जो नया बनने वाला होता है वो हमेशा 5' to 3' बनता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 94 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर के बढ़ाने से सब फर्स्ट प्रोसेस कौन सी हुई, डीनेचुरेशन। अब सेकंड की बात करती हूँ जिसे मैं बोलूँगी बच्चों एनिलिन, यही वाली प्रोसेस है। सेकंड प्रोसेस कौन सी है, एनिलिन। एनिलिन में क्या होता है बच्चों, एनिलिन में फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने प्राइमर्स बताए थे, वो प्राइमर्स यहाँ आके दोनों तरफ जुड़ जाते हैं। स्टार्टिंग में आरएनए प्राइमर भी होता है और उसके अलावा बाकी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस भी होती हैं इसमें। तो मेन प्राइमर्स यहाँ के जुड़ रहे हैं और प्राइमर्स को आगे से आगे, प्राइमर के बाद आगे से आगे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को जोड़ने के लिए पूरा का पूरा कौन सा एंजाइम मैंने बताया बच्चों आपको, टैग पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि क्या कर रहा है, एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर रहा है विद द यूज ऑफ प्राइमर्स। जितने भी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस थी उन सीक्वेंसेस को अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंसेस ही कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आके लगाता जाता है और एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेम्परेचर, क्योंकि मैंने कहा था ये हाई टेम्परेचर पे वर्क करता है, पर धीरे धीरे इस इक्वेशन में थोड़ा सा टेम्परेचर पहले डाउन जाता है एनिलिन, फिर अगेन बढ़ता है, क्योंकि अगेन हमें क्या करना होता है, डीनेचुरेशन। ऐसे ही ये स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट मैं बताऊँगी इसे एक्सटेंशन। नेक्स्ट जो स्टेप है आपका वो कौन सा है, एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया डीनेचुरेशन से क्या हुआ कि दोनों के दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए। एनिलिन में अपने 2 से 4 बन गए, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, यानी ये क्या होगी, धीरे धीरे क्वांटिटी इंक्रीज होती चली जा रही है। तो दिस प्रोसेस इज नॉन एज एक्सटेंशन, यानी हम डीएनए की क्वांटिटी को बढ़ा लेते हैं और बहुत कम समय में, विद इन फ्यू मिनट्स, लाखों की संख्या में हमारे पास क्या आ जाते हैं, बहुत सारे जीन ऑफ इंटरेस्ट आ जाते हैं विद द यूज ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मशीन। बात समझ में आई। तो यहाँ पे मुझे ORI की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये तुम्हें पता चल गया होगा कि मुझे यहाँ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस मशीन में अपने आप ऑटोमेटिकली हम जैसे ही 3 चीज़ डाल रहे हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट, प्राइमर्स और टैग पॉलीमरेज एंजाइम, अपने आप ये इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, मल्टीपल कॉपी ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म हो जाती हैं, जिसे हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसेस में। बट नेक्स्ट प्रोसेस जो मैं बता रही थी आपको कि हमने नेक्स्ट भी लिया, जिसमें हमने क्या किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर डीएनए में इंसर्ट किया। वेक्टर डीएनए में इंसर्ट करने के बाद उसकी कल्चरिंग करी। कल्चरिंग मैंने स्मॉल स्केल पे, तो तुम्हें क्या बताई कि किस में करी हमने कल्चरिंग, स्मॉल स्केल पे पेट्री प्लेट में, और लार्ज स्केल में करने के लिए मैंने आपको बताई बायोरिएक्टर का यूज। ठीक है, बायोरिएक्टर सब बच्चों क्या होते हैं तुम पूछोगे, वो तो था स्मॉल स्केल। अब मैं करती हूँ लार्ज स्केल की बात। तो लार्ज स्केल पे हम बायोरिएक्टर यूज कर रहे हैं। तो बायोरिएक्टर का मैं आपको बताती हूँ इसमें कि बड़ी बड़ी वेसल्स होती हैं ऐसी, इस तरह की। ठीक है, इसके अंदर अब कहोगे क्या होता है मैम, इसके अंदर मीडियम भरा हुआ रहता है। वो मीडियम भरा हुआ रहता है जो बैक्टीरिया होता है वो उसको खा रहा है। जैसे इकोलाई की मेरे को क्वांटिटी बढ़ानी है तो ये वाला हम मीडियम इसमें यूज करते हैं। अब ये जो बायोरिएक्टर होता है इसके पास मेनली क्या क्या होता है, यहाँ पे इसके पास मोटर लगी हुई रहती है, मेनली मोटर होती है। एयर एजिटेटेड ये जो होता है इस तरीके से, ओके। एक ये इनलेट हो गई। तो इसके पास मेनली इनलेट नहीं, ये वाला जो है ये तो है एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल। पीएच कंट्रोल करने के लिए एसिड बेस होता है, एसिड बेस पीएच कंट्रोल, और एसिड बेस और पीएच को कंट्रोल करने के लिए होता है। दूसरा है ये स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन। अभी स्टरलाइजेशन भी बताऊंगी बच्चों में क्या है। नेक्स्ट ये मोटर होती है, ये बता दिया मैंने। यहाँ पे ये होता है, ये जो है इसको बोल रही हूँ मैं फॉर्म ब्रेकर, फॉर्म को बनने नहीं देता है। फ्लैट ब्लेडेड इम्पीलर, ठीक है। और ये होते हैं कल्चर ब्रॉथ, बीच में इस तरीके से जो होते हैं इन्हें बोल रहे हैं कल्चर ब्रॉथ।
बात समझ में आ रही है बच्चों? मेनली इसमें एक ना कौन कौन से सिस्टम हम यूज ले रहे हैं? एजिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फॉर्म कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम और सैम्पलिंग पॉट टू विड्रॉल कल्चर्स पीरियोडिकली, यानी स्टीरर टैंक रिएक्टर। ये जो है मैंने कौन सा बनाया है? स्टीरर टैंक रिएक्टर बनाया है। इसमें फोम ब्रेकर है, फ्लैट ब्लडेड इम्पीलर्स हैं, कल्चर ब्रॉथ है इसके पास, मीडियम है, उसके बाद स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन और एसिड बेस या पीएच कंट्रोल है। तो अब मैं इसको पूरा क्लियरली बताती हूँ कि इसमें होता क्या है बच्चों, कि इसमें हम क्या करते हैं, मीडियम डाल देते हैं। ठीक है, मीडियम डालने के बाद ये जो होती हैं कल्चर ब्रॉथ, ये रोटेट होती रहती हैं, तो जिस कारण इसमें ऑक्सीजन का लेवल जो होता है ऊपर से नीचे तक सेम रहता है। सेकेंड थिंग, इसमें फोम नहीं बनने देता है, वो तो फॉर्म ब्रेकर होता है इसमें जो उसको फॉर्म बनने नहीं दे रहा है। इसके थ्रू क्या होती है, इसकी पीएच रेगुलर कंट्रोल होती जाती है। स्टीम इसके अंदर हम इसलिए डालते हैं कि प्रॉपर स्टरलाइज कंडीशन हो। स्टरलाइज कंडीशन का मतलब बच्चों क्या होगा कि मुझे केवल इसमें इकोलाई ग्रो कराना है, तो इकोलाई ही ग्रो होना चाहिए, कोई और ग्रो नहीं होना चाहिए। लास्ट एंड फाइनल जो मैं बताना चाह रही हूँ कि इसके अंदर मैंने क्या कहा था, वो एजिटेटर सिस्टम तो वही रोटेट हो रहा है, तो उसके कारण ऑक्सीजन रेगुलर इसमें फिल है ना, वो मैनेज हो रही है और टेम्परेचर मैनेज हो रहा है। और उसके अलावा बच्चों क्या होता है, यहाँ से भी एयर इसमें हम डाल रहे हैं, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्राइल एयर नाम दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से जो एयर हम इसमें डाल रहे हैं उस एयर को क्या कह रहे हैं, स्ट्राइल एयर कह रहे हैं। तो जिस कारण जो एयर है उसमें भी किसी भी तरह का कंटामिनेशन नहीं होता है। तो अब क्या होगा, इसमें एक ऐसा सिस्टम होता है कि हम क्या कर रहे हैं कि इसमें मीडियम में कल्चर मीडियम थोड़ी देर बाद क्या होगा, इसकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। मैंने वहाँ पे भी बताया था कि स्टार्टिंग में तो क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को यूज करते करते क्या करेगा, बैक्टीरिया अपनी क्वांटिटी को बढ़ा लेगा। तो हम इधर से उस बैक्टीरिया को तो अलग कर लेंगे और इधर से दूसरा मीडियम डालेंगे और फिर से वो अपनी क्वांटिटी को बढ़ा लेगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इतने बड़े बड़े वेसल्स में लार्ज स्केल पे हम क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं जिस बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो पहला तो मैंने बताया स्टीरर टैंक रिएक्टर, और दूसरा होता है स्प्रेड स्टीरर टैंक। स्प्रेड स्टीरर टैंक जो होता है, इसमें मेनली क्या होते हैं कि हम स्प्रे कर रहे हैं, इसके अंदर बबल्स फॉर्म होते हैं। इसमें ये नहीं होता है सिस्टम पूरा, इसका सिस्टम थोड़ा सा अलग रहता है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसके सिस्टम में इंक्रीज सरफेस एरिया ऑक्सीजन ट्रांसफ़र। ठीक है, और ये जो हैं यहाँ पे ये जो मैंने डाले हैं ये हैं बबल्स ड्रामेटिक इंक्रीज बाय ऑक्सीजन ट्रांसफ़र एरिया। सॉरी, इसमें यहाँ पे बबल्स बन रहे हैं। ये जो बबल्स बनते हैं ये क्या हैं, बबल्स ड्रामेटिकली increase the oxygen transfer area। यहाँ पे स्प्रे किया जाता है, इसके अंदर बहुत सारी गैस इन्वॉल्व रहती हैं और उसमें क्या होता है, इस एरिया ऑक्सीजन ट्रांसफ़र एरिया जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। ये रेगुलर रोटेट हो रहा है जो कि मिक्स कर रहा है इसके अंदर किसको, ऑक्सीजन को मिक्स कर रहा है, तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी इसमें होती है। स्प्रे के थ्रू इसमें वर्क होता चला जा रहा है, इसलिए इसको मैं क्या बोलती हूँ, मैं स्प्रेड स्टीरर टैंक, स्प्रे स्टीरर टैंक इसको बोला जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसके अंदर तो हमारे पास इतने सारे सिस्टम होते हैं, इसमें इतने सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है। मेनली गैसेस के थ्रू इसमें पीएच कंट्रोल वगैरह सब हो जाता है। उसके अलावा इसमें ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करने के लिए एक अलग से रहता है सरफेस एरिया। बबल्स ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया। बबल्स जो इसमें धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, वो बबल्स धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के ट्रांसफर एरिया को बढ़ाते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्प्रेड स्टीरर टैंक।
और ये वाला कौन सा हो गया, स्टीरर बायोरिएक्टर। ठीक है, तो मैंने 2 आपको बायोरिएक्टर बताया। मेनली मैंने बायोरिएक्टर का यूज क्यों किया था बच्चों, क्योंकि इसके अंदर मुझे वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो कि मैंने इकोलाई में डाला था उसकी क्वांटिटी को, इकोलाई की क्वांटिटी को मुझे इसमें बढ़ाना था। इकोलाई को जितना ज़्यादा मीडियम मिलेगा उतना ज़्यादा अपनी क्वांटिटी में बढ़ोतरी कर लेगा। अब मैं क्या करूँगी, इस बैक्टीरिया के अंदर से उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलग करूँगी, एक्सट्रैक्ट करूँगी। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको मैं किसी भी फॉर्म में यूज कर सकती हूँ। डायरेक्ट उससे प्रोटीन भी बना सकती हूँ और प्रोटीन की फॉर्म में मैं उसको यूज कर सकती हूँ। एंजाइम बना सकती हूँ, एंजाइम की फॉर्म में उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को यूज कर सकती हूँ। तो लास्ट जो मैंने प्रोसेस बताई थी बच्चों, कौन सी बताई थी तुम्हें, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो इसमें मुझे क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल करना होता है सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्टर। जो ये वाले जो रिएक्टर्स थे, इन रिएक्टर्स में से मुझे सबसे पहले प्रोडक्ट को सेपरेट आउट करना होता है, बाहर निकालना होता है। और आफ्टर सेपरेशन मुझे क्या करना है, उसका प्योरिफिकेशन करना है। सेकंड हो जाएगा स्टेप प्योरिफिकेशन, कि उसको प्योरीफाई कर दो। थर्ड, फिर मैंने जो बात बोली आपका फॉर्मुलेशन करना होता है, किस अकॉर्डिंग वो फॉर्मुलेट हो रहा है, कौन सा प्रोटीन है, कौन सा एंजाइम है, वो हो गया। और लास्ट एंड फाइनल उसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होता है। कोई भी वर्क करते हैं बच्चों, उसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग ज़रूर होती है कि भाई ये वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, जिस पर्पज़ से हमने उसको क्वांटिटी को इंक्रीज करा है, या उसका कोई क्लिनिकल ट्रेट इन अ केस ऑफ ड्रग। अगर ड्रग्स को यदि हम है ना इसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी ड्रग्स की बढ़ा रहे हैं तो उसका क्लिनिकल टेस्ट किया जाता है, ट्रायल किया जाता है उसका, क्लिनिकल ट्रायल्स इन द केस ऑफ ड्रग। तो मैंने डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्टर, इस रिएक्टर से मैंने सेपरेट किया, फिर उसका प्योरिफिकेशन किया, फिर उसका फॉर्मुलेशन किया, और सबसे लास्ट मैंने क्या किया, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग एंड क्लिनिकल ट्रायल्स इन अ केस ऑफ ड्रग। अब मैंने जितना भी जीन ऑफ इंटरेस्ट बनाया था उसको सबसे पहले मैंने बाहर निकाला, उसका प्योरिफिकेशन किया, प्योरिफिकेशन करने के बाद उसको फॉर्मुलेट किया। मुझे पता था कि इस पर्टिकुलर पार्ट से ही जीन के क्या हो रहा है, वो है ना टॉक्सिन रिलीज हो रहा है, या वो प्रोटीन रिलीज हो रहा है, या फिर वो कोई एंटीबायोटिक फॉर्म कर रहा है। ठीक है, यदि वो एंटीबायोटिक बना रहा है तो उसको सबसे पहले क्लिनिकल ट्रायल दिया जाता है और फिर उसको मार्केट में रिलीज किया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस जो होती है आपकी किस पे बेस रहती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ही कहला रही है। क्लियर हो गया। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट किया, आइसोलेट करके उसको क्लोनिंग करी, क्लोनिंग करने के बाद हमने उसका क्या करा, डाउन मेनली मैंने स्टेप बाय स्टेप वो पूरा नहीं बताया, एक सिंपल सा तुम्हें आइडिया दे रही हूँ। आफ्टर क्लोनिंग मैंने उसको सेपरेट आउट करके प्योरीफाई करके फॉर्मुलेट करने के बाद उसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट किया और फिर मार्केट में रिलीज कर दिया। तो दिस होल प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर पूरा क्लियर हो गया।